हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 4B देखते हैं सीन टेक्स्ट का। चलिए देखते हैं क्या करना है। करेक्ट द मिस्टेक्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहा जा रहा है यदि गलती है, गलती को मिस्टेक मतलब क्या हुआ, गलती को सही करिए। इफ़ एनी यदि कोई हो तो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यदि गलती ना हो तो उसको सही नहीं करना है। अर्थात जहाँ पर आपको लगे कि गलत है उसको आप लोग क्या करिए, सही करिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। ऑल द प्लेयर्स वेयर इन हाई स्पिरिट। सभी खिलाड़ी, सबसे पहले इसका आप अर्थ समझना सीखिए कि हम इसका अर्थ कैसे समझेंगे। लिखा हुआ है ऑल द प्लेयर्स मतलब सभी खिलाड़ी, वेयर इन हाई स्पिरिट। तो इस स्पिरिट का क्या यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। देखिए, स्पिरिट का अर्थ होता है आत्मा और ये स्पिरिट का अर्थ होता है खुशदिल मिजाज, ठीक है, उत्साह। तो यहाँ जो स्पिरिट है, खिलाड़ी की बात चल रही है, किसके लिए आया हुआ है, ये खिलाड़ी के लिए आया हुआ है। तो खिलाड़ी क्या करेंगे, खिलाड़ी का आत्मा से यहाँ संबंध है कि खिलाड़ी का खुशदिल मिजाज से है। तो इसका मतलब सभी खिलाड़ी क्या थे, खुश थे, खुशदिल मिजाज थे, उत्साहित थे, जोश में थे। एक तरह से कह दीजिए कि नशे में होना। हाई स्पीड का मतलब होता है नशे में हो जाना, जोश में हो जाना, या बिल्कुल बहुत खुश हो जाना, खुश दिल मिजाज हो जाना। ये सारे इसके अर्थ निकलते हैं स्पिरिट के। लेकिन उस स्पिरिट का अर्थ क्या निकलता है, उसमें यस लगा रहता है, स्पिरिट्स। यदि हम केवल स्पिरिट लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा। हालांकि इसका भी प्लूरल बनता है, स्पिरिट्स होती है, लेकिन मुझे यहाँ लिखना क्या है, खुशदिल मिजाज, और उसका स्पिरिट लिख देंगे तो नहीं काम चलेगा। उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इसमें यस, स्पिरिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या लगा देंगे, अगर यस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पिरिट्स हो जाएगा। क्लियर। तो आप इसमें क्या कर लीजिए, यस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। ऑल द प्लेयर्स वेयर इन हाई स्पिरिट्स। सभी खिलाड़ी क्या थे, खुशदिल मिजाज थे या नशे में, जोश में थे। इस तरह से आप कर सकते हैं, उत्साह में थे। ये सारे वर्ड आप निकाल सकते हैं इसका अर्थ। आवर सराउंडिंग्स इज ऑफुल। सराउंडिंग, यहाँ भी देखिए दो चीज़ है, आप लोग एकदम क्लियर हम बताना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, एक तो होती है सराउंडिंग, ध्यान से समझने का प्रयास करना, आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। देखिए, एक तो होता है सराउंडिंग, आप देख सकते हो SURROUNDING, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग अगर लिखा हुआ है तो यह एक वर्ब है, क्योंकि आपको पता है सराउंड एक क्रिया है, सराउंडिंग। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज सराउंडिंग, मेरी बात समझिए, वह घेरे हुए है। तो सराउंडिंग का अर्थ क्या निकल रहा है कि वर्ब के रूप में हो रही है। यदि मैं इस तरह प्रयोग करूँ तो, अगर मैं इसका अर्थ वर्ब की तरह ना निकालूं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा ये भी समझिए। जैसे मैं कह दूँ कि मेरे अगल बगल, यहाँ सेंटेंस वगैरह आवर सराउंडिंग्स, तो निश्चित रूप से यहाँ जो सराउंडिंग है इसका अर्थ क्रिया नहीं होगी, ठीक है, इसका अर्थ होगा आसपास। क्या होगा, आस पास, अर्थात मेरे चारों बगल को हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो आवर सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग नहीं रहेगा बल्कि वो हो जाता है सराउंडिंग्स। तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, आवर सराउंडिंग्स। फिर जब ये यस लग जाता है तो ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आर। ऑफुल, ऑफुल का अर्थ होता है भयानक, डरावना। तो इसका मतलब डरावना यहाँ जब अर्थ निकल रहा है तो निश्चित रूप से हमारे आसपास, अर्थात हमारे चारों बगल का जो एरिया है उसके लिए बात की जा रही है, सराउंडिंग्स। तो हम क्या कर लेंगे, इसका अर्थ क्या निकाल देंगे, आवर सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में क्या लगा दीजिए, यस लगा दीजिए। तो आवर सराउंडिंग्स, फिर इज के बदले आप क्या कर दीजिए, आर। ऑफुल माने भयानक, क्लियर, या भयंकर, कुछ भी कह सकते हैं, डरावना। आइए हम तीसरा देखते हैं। द पुलिस हैज सराउंडेड द हाउस। देखिए यहाँ पर वर्ब है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी मैं बात कर रहा था सराउंडिंग वर्ब के लिए, यहाँ पर ये वर्ब है, हैज सराउंडेड दिया हुआ है। तो बस पुलिस जब भी लिखा रहता है ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के लिए हम पुलिस मैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ध्यान क्या देने वाली बात है कि जब पुलिस लिखा हुआ है तो यहाँ हैज ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, हैव, क्योंकि ये बहुवचन है। द पुलिस हैव सराउंडेड द हाउस, पुलिस ने घर को घेर लिया है, तो पुलिस के लिए हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। क्लियर, ये भी बहुत ईजिली आप समझ गए होंगे।
आई नो। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ही टुक हिज क्लॉथिंग, ही टुक हिज क्लॉथिंग। अच्छा देखिए, उसने अपना कपड़ा लिया, यहाँ अर्थ ये निकल रहा है। तो अगर हम क्लॉथिंग लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं क्लॉथिंग लिखना चाहूँ तो इसमें यस नहीं लगता है, क्या होता है, क्लॉथिंग होती है केवल। और मैं इसमें क्या कर दूँगा, क्लॉथिंग लिख दूँगा। कपड़े, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको हम लेते हैं तो उनको हम क्लॉथिंग बोलते हैं। उसने अपने कपड़े लिए एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, और बिना हमें सूचित किए स्थान छोड़ दिया। अब समझिए, तो यहाँ निश्चित रूप से कपड़े की बात चल रही है। और आपको पता है कि जब क्लॉथ, कपड़े के लिए हम और क्या लिखते हैं, दो चीज़ लिखते हैं, ध्यान देंगे, CLOTH। अगर हम इसमें ES लगा रहे हैं तो ये सिला हुआ कपड़ा होगा, रेडीमेड। अगर इसमें ES नहीं लगाते हैं, केवल यस लगा देते हैं, तो वो कपड़ा हो जाते हैं जिनको हम लेकर के सिलवाते हैं, अर्थात पीस की मैं बात करूं। तो यहाँ जो कपड़ा लेके जा रहा है वो, और इस स्थान को बिना हमें सूचित किए छोड़ गया, तो इसका मतलब वो कपड़ा सिला हुआ था। तो यदि हम क्लॉथिंग लिखते हैं तो भी सही है, या सबसे बेटर हम उसको क्लॉथ्स कर दें। क्या कर दें हम, क्लॉथ्स। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ही टुक हिज क्लॉथ, हमने क्या कर दिया, क्लॉथिंग के बदले हमने क्या लिख दिया, क्लॉथ्स, माने कपड़े बहुवचन में। यहाँ हमने क्या लिख दिया, क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। ठीक है, ही टुक हिज क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। या अगर आप क्लॉथिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके साथ यस को क्या करेंगे, हटा देंगे, अर्थात यस नहीं लिखेंगे, तो भी सही हो जाएगा। ही टुक हिज क्लॉथिंग एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, या ही टुक हिज क्लॉथ्स। तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि आप क्या प्रयोग करेंगे, क्लॉथ्स। उसने अपने कपड़े लिया और हमें बिना सूचित किए स्थान छोड़ दिया, इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। 5वां, कैन वी रिलाई ऑन दीज इन्फॉर्मेशन। कैन वी रिलाई दे रहा है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं किस पे, दीज इन्फॉर्मेशंस पे, इन सूचनाओं पे। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। इसको समझने का प्रयास भी आप करिएगा। मैं क्या बताया हूँ कि जहाँ भी इन्फॉर्मेशन लगा हुआ है, सूचना, ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, सिंगुलर, अर्थात इसमें यस लगाया जाता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन में यस नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, INFORMATION। इसमें से हम करेंगे क्या, यस को हटा देंगे। हमने यस को हटा दिया तो हो गया इन्फॉर्मेशन। अब समझिए, अब अगर इसका हमें बहुवचन दिखाना है, इस, क्योंकि यहाँ इसके सामने लगा हुआ दीज, ये भी ध्यान देना है कि जब दीज लग गया तो यह इस्तेमाल किया जा रहा है प्लूरल की तरफ, लेकिन प्लूरल में इन्फॉर्मेशन में ये लगता नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, बहुवचन बनाने के लिए इसके सामने हम क्या कर देते हैं, दीज के बाद हम लिख देते हैं पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम बना लेंगे कैन वी रिलाई ऑन दीज, दीज के बाद हम लिख देंगे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, PIECES, PIECES, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए आप लोग, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन वी रिलाई ऑन दीज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे करेंगे इसको। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देयर वॉज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। ठीक है, तुम्हारे एक्सरसाइज में बहुत मिस्टेक थी, क्योंकि देयर का प्रयोग है यहाँ पे। तो देयर के साथ अब यहाँ पर वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है। और यहाँ आपको लिखा हुआ है लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कई गलतियाँ हैं। तो बस जहाँ पर लिखा हुआ है लॉट ऑफ मिस्टेक, उसको हम क्या करते हैं, लॉट ऑफ मिस्टेक नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, ए लॉट ऑफ मिस्टेक। तो देयर के बाद हम क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे, ये भी ध्यान देना है क्योंकि बहुवचन है ये। तो यहाँ वाज की जगह आप क्या कर लीजिए, वेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वेयर। तो देयर वेयर के बाद जो लॉट ऑफ मिस्टेक्स लिखा हुआ है इसको आप कर लीजिए ए लॉट ऑफ मिस्टेक, ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, देयर वेयर ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। रिगार्ड का मतलब होता है जैसे किसी को क्या करना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सम्मान देना, ठीक है, अभिवादन करना, रिगार्ड्स का मतलब। तो यहाँ रिगार्ड्स का क्या अर्थ निकलेगा, इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो अब इसमें हमें करना क्या है, प्लीज़ पे माई रिगार्ड। रिगार्ड जो होता है बच्चों, वो रिगार्ड होता नहीं है, रिगार्ड्स होता है। यहाँ पर गलती क्या है कि हम इस रिगार्ड में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। क्लियर। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, प्लीज़ पे माई रिगार्ड में क्या लगा देंगे, यस, तो हो जाएगा रिगार्ड्स। रिगार्ड्स इसका मतलब होता है अभिवादन या सम्मान, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जैसे रिगार्ड्स का मतलब होता है आदर, सम्मान, तो ये रिगार्ड होता ही नहीं है, रिगार्ड्स होता है। इसका आप लोग ध्यान देंगे। 8वां देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करिए। इन द इवेंट ऑफ एन अटैक, मतलब एक अटैक माने हमला, आक्रमण के घटना के समय, इवेंट माने होता है घटना, अर्थात घटना के समय, वी विल बी फोर्स्ड, हम बाध्य हो जाते हैं, बाध्य कर दिए जाएंगे। वी विल बी फोर्स्ड मतलब हम बाध्य कर दिए जाएंगे। टू टेक आर्म, क्या उठाने के लिए, शस्त्र, औजार, हथियार, ठीक है। तो शस्त्र, यहाँ आर्म का मतलब है शस्त्र। अगेंस्ट द एनिमी माने दुश्मन के विरुद्ध हम शस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दिए जाएंगे। कब, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक, एक हमला के घटना के समय हम दुश्मन के खिलाफ हथियार या शस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दिए जाएंगे। तो यहाँ आर्म का मतलब क्या निकल रहा है बच्चों, शस्त्र, ठीक है। और शस्त्र की जो स्पेलिंग्स होती है वो होती है ARMS, ARMS, ये होता है आर्म्स। आप पढ़ेंगे आर्म्स कई बार, ठीक है। तो वहाँ पर आर्म नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है, आर्म्स, जब इसका अर्थ निकले शस्त्र या हथियार। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। देयर इज लॉट ऑफ मनी, देयर का प्रयोग कब होता है, जब किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाता हो। तो उसके अकाउंट में है, क्या है, लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे हैं। इन द बैंक, बैंक में उसके अकाउंट में बहुत पैसे हैं। इसका अर्थ तो ये निकला। अब आइए हम इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ ध्यान से हम लोग समझेंगे, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज लॉट ऑफ मनी, देयर इज लॉट ऑफ मनी, तो जो लॉट लिखा हुआ है इसके आगे हम क्या कर देंगे, ए लॉट। क्या हम कर देंगे, ए लॉट। देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। क्लियर, देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। तो आपने इसको देखा कैसे बनाया जा रहा है, जहाँ लॉट लिखा हुआ उसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए लॉट ऑफ मनी। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम 10वां देखते हैं। वी मस्ट सेट गुड एग्जाम्पल्स फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो। हमें अवश्य एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, किसके लिए, फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो, हम अपने बच्चों के लिए अनुसरण करने के लिए। तो यहाँ पर क्या गलत है इसको ढूंढिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि गलत हो सकता है, गलत ना भी हो सकता है। अगर गलत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और गलत होगा तो हम क्या करेंगे, ये भी आपको ध्यान में समझना होगा। आइए तो इसको हम कैसे बनाएंगे। वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल, तो हो जाएगा वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग, अपने संतान के लिए। तो जो संतान होती है उसमें ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है। तो यहाँ क्या गलती है कि ऑफ स्प्रिंग में से क्या कर लेंगे, यस को हटा देंगे, तो हो जाएगा आवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो। वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल, क्योंकि ए लगा हुआ है, एक
तो यहाँ पर एग्जाम्पल ही रहेगा, एग्जाम्पल्स तो होगा नहीं, लेकिन ऑफ स्प्रिंग्स में यस नहीं लगता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। तो क्या बन जाएगा, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर अवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो। ऑफ स्प्रिंग का अर्थ होता है संतान, ऑफ स्प्रिंग का अर्थ होता है संतान। ठीक है, चलिए, तो अपनी संतानों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, भले बहुवचन हम कहेंगे ऑफ स्प्रिंग, लेकिन यस नहीं लगाएंगे। आइए ग्रामर देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। कश्मीर की सीनरी बहुत आकर्षक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर और वेरी चार्मिंग। तो सीनरीज होता नहीं है, क्या होता है, सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब जब यहाँ आर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इज वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। इसको ऐसे कर लेंगे। आइए बरामा देखते हैं फटाफट। द सराउंडिंग ऑफ माई हाउस आर प्लीजेंट। मेरे घर के अगल बगल आस पास का जो है वो क्या है, काफ़ी सुखदाई है। तो अभी हमने बताया कि जो आस पास के जहाँ सेंस निकले वहाँ पर ये सराउंडिंग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाता है, सराउंडिंग्स। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यस लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। दी सराउंडिंग्स ऑफ माई हाउस आर प्लीजेंट। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। 13वां कह रहा है, ही टुक ग्रेट पेन टू सपोर्ट हिज फैमिली। हमने कहा था पेन का अर्थ अगर आप नहीं देखे हैं तो एक्सीलेंट बुक आप देख सकते हैं 10+2 की, उसमें दिया हुआ है जो पेन होता है, यह पेन नहीं बल्कि ये पेन्स होता है। क्या होता है ये, पेन्स। ठीक, पेन्स का अर्थ होता है कष्ट भी होता है और प्रयास भी होता है। और क्या होता है, प्रयास। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ही टुक ग्रेट पेन टू सपोर्ट हिज फैमिली। उसने बहुत कष्ट उठाया अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पेन का अर्थ निकलेगा कष्ट, लेकिन पेन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, पेन्स। तो हो जाएगा ही टुक ग्रेट पेन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। आगे हम देखते हैं 14वां। आई बॉट द हाउस विथ इट्स इक्विपमेंट्स। मैंने घर को खरीदा विथ इट्स, उसमें जो भी उपकरण था उसके साथ, उपकरण के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि उपकरण की स्पेलिंग जो होती है वो होती है इक्विपमेंट, ना कि इक्विपमेंट्स। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यस को काट देंगे, इक्विपमेंट हो जाएगा। आई बॉट द हाउस विथ इट्स इक्विपमेंट, माने उपकरण के साथ हमने उस घर को खरीदा। चलिए 15वां देखिए। ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स। हमने बताया कि फर्नीचर्स का बहुवचन नहीं होता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। ही हैज़ बॉट कॉस्टली, जो फर्नीचर्स है इसमें से हम क्या करेंगे, यस को हटा देंगे। तो ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर। अच्छा लगे आपको कि अगर ये बहुवचन है, मान लीजिए अगर आपने ज़्यादा लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, ही हैज़ बॉट कॉस्टली, फिर आप लिखेंगे पीसेज ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ फर्नीचर या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ध्यान देंगे आप लोग। अगर इसका बहुवचन करना चाहे तो मुझे ज़्यादा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करें, फर्नीचर में से यस को हटा दें, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। यहाँ तो पता चल नहीं रहा है कि फर्नीचर लाया तो एक लाया कि कई लाया, तो इसलिए हम कॉस्टली फर्नीचर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर, ऐसे कर लीजिए। या अगर आप बहुवचन बनाना चाहेंगे तो पीसेज ऑफ फर्नीचर लिखेंगे, ये ध्यान देंगे, फर्नीचर्स होता नहीं है। 16वां देखते हैं हम लोग। ए पैक ऑफ हाउंड अटैक द हर्ड ऑफ शीप एंड किल ए फ्यू। ए पैक ऑफ हाउंड कह रहा है बच्चों। हाउंड का मतलब क्या होता है, झुंड। लेकिन ये झुंड किसका होता है, शिकारी जो कुत्ते होते हैं उनका झुंड होता है। कुत्ते के झुंड को हम बोलते हैं पैक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए ए पैक ऑफ झुंड अर्थात कुत्तों का झुंड किस पे अटैक कर दे बच्चों, दी हर्ड ऑफ शीप। शीप के समूह को हर्ड बोलते हैं और कुत्ते के समूह को पैक बोलते हैं। किस पे अटैक कर दिया, शीप पे। एंड किल्ड ए फ्यू, और कुछ को मार डाला। तो इसमें क्या गलती है, अब इसको समझिए। ए पैक ऑफ जो लिखा हाउंड ना, ये हाउंड होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, हाउंड्स, HOUNDS। ए पैक ऑफ हाउंड्स अटैक्ड द हर्ट ऑफ शीप एंड किल्ड ए फ्यू। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं।
बस 2-3 ठोर बचा हुआ है, 17वां देख लेते हैं। These न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इस न्यूज ने मेरे दिमाग के शांति को भंग कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या हो जाएगा? दीज न्यूज लगा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। तो न्यूज सिंगुलर होती है, तो दीज तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर दीज को आप क्या करिए, काटिए और इसके बदले आप लिख दीजिए दिस न्यूज हो गया। अब दिस न्यूज जब हो गया, एक बचा न्यूज होता है, तो यहाँ हैव को भी काटिए और इसके बदले क्या लिख दीजिए, हैज। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आइए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ही डज नॉट एपियर टू हैव एनी ब्रेन। ही डज नॉट एपियर मतलब प्रतीत होता है, टू हैव एनी ब्रेन कि उसके पास कोई दिमाग है। अब यहाँ दिमाग से क्या मतलब है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहाँ एनी ब्रेन का मतलब क्या हुआ? यहाँ दिमाग किसके लिए कहा जा रहा है? जो हमारा फिजिकल ब्रेन है इसकी बात चल रही है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, या फिर उस ब्रेन का जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ ब्रेन का अर्थ होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब है। क्या मतलब है? इंटेलिजेंस, ठीक है। अर्थात यहाँ बुद्धि से मतलब है कि कोई बुद्धि नहीं है उसके पास। तो जब बुद्धि की बात होगी तो वहाँ पर ब्रेन का अर्थ हो जाता है ब्रेन्स। क्या हो जाता है? ब्रेन्स। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इस ब्रेन का अर्थ होता है ब्रेन्स। जब आप बुद्धि की बात चले, कोई दिमाग नहीं, अर्थात कोई बुद्धि नहीं है। और जब ये फिजिकल ब्रेन की बात चले, जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, इसके लिए हम ब्रेन लगाते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? ब्रेन का मतलब हो गया जो हमारा जिसको हम टच कर पा रहे हैं, फिजिकल ब्रेन। और अगर बुद्धि की बात वहाँ हो तो वहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेन्स। क्लियर? तो ही डज नॉट एपियर टू हैव एनी ब्रेन्स, यहाँ लग जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। उसके बाल भूरे हो गए हैं। अब हमने बताया था कि जहाँ हेयर्स लगा हो, ठीक है, हेयर्स हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, इसका बहुवचन लिखा ही नहीं जाता है। तो हेयर्स के बदले हम क्या लिख देंगे? हेयर। तो हिज हेयर, अब जब हम हेयर करेंगे तो हैव को हटा कर यहाँ क्या कर लेंगे? हैज़। तो हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, इसको आप ऐसे कर लेंगे। आइए हम 20वां देखते हैं, लास्ट ख़त्म करते हैं इसको। द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन्स इज ए फेमस सर्जन। मिस्टर ब्राउन के पुत्र एक फेमस सर्जन है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या गलती है, कैसे बनाएंगे? द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन, द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ ब्राउन्स में यस लगाने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि मिस्टर ब्राउन के पुत्र, समझ में आ गया इसी से, द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन। फिर यहाँ यस लगाने की आवश्यकता है नहीं, एपॉस्ट्रोफी एस। इज ए फेमस सर्जन, कैसे बना? द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन इज ए फेमस सर्जन। तो ये एक्सरसाइज जो 20 की 20 एक्सरसाइज हमने इसे करा दिया। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें कमेंट्स आया था, एक सुझाव आया था, किसी स्टूडेंट ने किया कि सर आप इसको ब्लैक बोर्ड पे या फिर लिख करके पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा। आगे से हम प्रयास करेंगे, इससे हम रिटन फॉर्म में देंगे आपको लिखित हुई, ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। खैर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कमेंट्स चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप एक एक एक्सरसाइज हमारे साथ बने रहिए। मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगा। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 7985621443। इससे आप संपर्क भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।